गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी का सोशल स्टडी में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया को समझने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि नेशनलिज्म आखिर है क्या। नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म को जानते हैं। देखिए, नेशनलिज्म को जानने से पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको अपने प्रीवियस चैप्टर से थोड़ा सा इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राइज नेशनलिज्म इन यूरोप में जो नेशनलिज्म हुआ था आपका, उसका इंपैक्ट हमारे इंडिया पर भी पड़ा। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे कि यूरोप का अगर हम एक एग्जांपल ले लें फ्रांस का, फ्रांस में क्या चल रहा था? फ्रांस में मोनार्की चल रही थी, हमारी मोनार्की थी। तो फ्रांस की जनता ने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया। उसके बाद वहां पर डेमोक्रेसी आ गई। इसके बाद जनता, वहां की जो फ्रांस की जो जनता थी, वो जो अलग अलग प्रोविंसेस में बटी हुई थी, वो सब एक हो गई। किस तरीके से? कल्चर से और इकोनॉमी से, दोनों तरीके से एक हो गई। जब देश की जनता एक हो जाए, एक दूसरे को अपना समझने लगे और सब एक हो जाएं, पूरे देश की जनता एक हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो फ्रांस के, अगर यूरोप की अगर हम बात करें, जब भी कोई कंट्री, इंडिया हो गया हमारा, या यूरोप हो गया, इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया जब हमारा नेशनलिज्म बना तो सबसे पहले क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट की भावना आई। फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट हुआ, एक राष्ट्र बना हमारा देश। और नेशनलिज्म बनने से पहले लोग अपने आप को किस तरह से देखते थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी, वो अपने आप को किस तरह से डिफाइन करते थे? तो यहां पर सीधी सी बात है, मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी नोट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर, व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मतलब नेशनलिस्ट बनने से पहले लोग किस तरीके से अपने आप को देखते थे? मैं बंगाली, मैं उड़िया, मैं मराठा, मैं मराठी, मैं बिहारी, ठीक है, इस तरीके से अपने आप को मैं की भावना से समझते थे। लेकिन जब नेशनलिज्म बन गया तो सब अपने आप को आज कहते हैं मैं इंडियन हूं, मैं भारतवासी। और जब नेशनलिज्म, जब कंट्री कोई बन जाता है, तो एक न्यू सिंबल एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड न्यू आइडियाज फोर्ज्ड होता है, न्यू लिंक एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। तो जब कोई कंट्री नेशनलिस्ट बन जाता है तो उस कंडीशन पर नया आइकन, नए सॉन्ग के साथ हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, नए आइडिया फोर्ज्ड होते हैं, उसमें नई नई चीजें लिंक होती हैं, रीडिफाइंड, हम दोबारा से डिफाइन करते हैं अपनी बाउंड्रीज को, अपने कंट्री की बाउंड्रीज को, बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज को। तो ये है नेशनलिज्म। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया? और इसी का इंपैक्ट, ये जो यूरोप में, अभी तक मैं यूरोप की बात कर रहा था, यूरोप में जो ये सब चीजें हुई, इसका इंपैक्ट एमर्ज कैसे हुआ हमारे भारत देश में? तो वही पॉइंट मैंने बोला अभी, हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया। तो यहां पर अगर हम भारत देश में नेशनलिज्म की बात करें तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आएंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया, nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement। साफ साफ सीधी सी बात है, आप ये जानने की कोशिश करिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कि नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। भारत देश में नेशनलिज्म किसके अगेंस्ट? भारत देश में अगर नेशनलिज्म करना है तो हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में तो मोनार्की थी, लेकिन यहां भारत देश में कौन था? यहां पर हमारे ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, जिन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाकर रखी थी। तो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी, धारणा थी, जो आइडिया था, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के बाद आया हमारे देश में। तो हमने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हमने स्टार्ट कर दिया। डिस्कवरिंग देयर यूनिटी in the process of their struggle with colonization।
हम डिस्कवर कर रहे थे, खोज रहे थे कि कैसे अपने आप को एक करें, हम यूनिटी में आए। और ये प्रोसेस जो था इस चीज का, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था हमारा। किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट? कोलोनाइजेशन के अगेंस्ट। तो वही चीज मैंने अभी आपको बोली कि डिस्कवरिंग दियर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ दियर स्ट्रगल विद कोलोनाइजेशन, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ colonialism differently. Their experiences were varied and their nation of freedom were not always the same. लेकिन हमारे भारत देश में जितने क्लास और जितने ग्रुप थे, वो सब इफेक्टेड थे कॉलोनियल पीरियड से, कॉलोनियल प्रोसेस से। जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आकर रह रहे थे, उनके खिलाफ थे सब लोग, क्योंकि इनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो सबके अलग अलग थे। कोई ब्रिटिश के खिलाफ किसी और तरीके से लड़ना चाह रहा था, कोई ग्रुप किसी ब्रिटिश के खिलाफ किसी और तरीके से लड़ना चाह रहा था। सबके वे अलग अलग थे, लेकिन एम सबका एक ही था कि कॉलोनियल पावर को हमारे देश से एबॉलिश करो, इनको यहां से भगाओ। तो रास्ते सबके अलग अलग थे, लेकिन एम सबका एक था। जैसे कि पीजेंट का हमारा क्या एम था? पीजेंट चाहते थे कि हाई टैक्सेस जो है उसको कम किया जाए, इंडिगो प्लांटेशन जो कर रहे हैं उसको रोका जाए, इंटेंजर्ड लेबर जो हो रहे हैं उस चीज को रोका जाए, विलेजर्स को जो जबरदस्ती, विलेजर्स के जो यंग पीपल हैं उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भर्ती किया जा रहा था जबरदस्ती, उस चीज को रोका जाए। तो रास्ते सबके अलग अलग थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाने के, मगर एम सबका एक ही था, फ्रीडम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, देन हाउ डिड द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकम यूनिफाइड? तो किस तरह से हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को यूनिफाइड कर पाएंगे? ठीक है, द कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी ट्राई टू forge these group together which in one movement. तो यहां पर पहली बात तो ये है कि अगर हमें नेशनल मूवमेंट अगर हमें करना है, यूनिफाइड करना है इंडिया को ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगेंस्ट उनको खड़ा करना है, तो हमें यूनिफाइड होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। और एक कौन करेगा आकर के? हमारे महात्मा गांधी जी हमारे भारत देश में आकर के इंडिया को ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूनिफाइड करेंगे। तो यहां पर देखिए थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर की जो थीम है वो यहीं से स्टार्ट होती है। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत देश आ गए थे 1915 में, लेकिन वो भारत देश तो आ गए, मगर यहां पर आकर के उन्होंने, यहां आने से पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट चलाया था जिसका जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? काले और गोरे का भेदभाव। काले गोरे का भेदभाव वो लोग करते थे वहां पर, मतलब साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को बहुत गलत नजरों से देखते थे, उनको नीचा समझते थे। तो इस वजह से काले लोगों को वो लोग अपना समझते थे। तो काले गोरे का जो भेदभाव था उसके लिए महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था सत्याग्रह वहां पर चलाया था। तो ये एक्सपीरियंस लेकर के महात्मा गांधी जब हमारे भारत देश में आए, तो उन्होंने जब भारत देश में 1915 में वो आ गए थे, तो उन्होंने जब भारत देश में देखा, हर चीज समझी और जानी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि व्हाट वी आर गोइंग, तो उन्होंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया चंपारण का मूवमेंट। सबसे पहले उन्होंने चंपारण में अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। चंपारण में कौन थे? चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन हो रहा था। लेकिन ये सारे मूवमेंट की तो बात एक तरफ मैं कर लूं, सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आखिर क्या है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट जो था वो हमारे देश में बहुत तेजी से फैला नेशनलिज्म के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्यों फैला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1914 से लेकर के 1918 तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
ये इसका द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 वाज इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसमें दो पॉइंट हैं इंडिया अफेक्टेड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। पहला पॉइंट कहता है क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। भारत देश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी हो गई और फोर्स्ड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारे भारत देश में नेशनलिज्म की फीलिंग भी आई। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हैं, इन तीनों के बारे में अगर हम समझें तो सबसे पहली चीज जो है मेथड ऑफ मास एजिटेशन। तो यहां पर मेथड ऑफ मास एजिटेशन महात्मा गांधी का क्या था कि वो चाहते थे सत्याग्रह को लागू करना। मतलब कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह को भारत देश में लागू करना चाहते थे मूवमेंट के जरिए। चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन जो हो रही थी उसमें पीजेंट बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था कि आप इंडिगो की खेती मत करिए, इंडिगो की खेती मत करिए आप। तो प्लांटेशन पीजेंट्स जो थे उन्होंने तो कहा ठीक है हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, ठीक है इंडिगो की खेती नहीं करते हैं, इंडिगो की खेती हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जमीन जो बंजर हो गई है इंडिगो प्लांट्स की वजह से उसका आप हमें कुछ हर्जाना दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका कुछ हमें कंपनसेशन करिए उसका, क्योंकि हम फिर आगे क्या करेंगे अगर हम इंडिगो प्लांटेशन नहीं कर पाएंगे या कोई एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जमीन तो बंजर हो गई, तो हम आगे क्या करेंगे, तो हमें उसके बदले में कुछ पैसा दीजिए। तो यहां पर महात्मा गांधी सत्याग्रह का मूवमेंट स्टार्ट करना चाह रहे थे चंपारण में। पहली बात तो ये जानिए कि सत्याग्रह आखिर क्या है। देखिए सत्य धन आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। सत्य मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह मतलब होता है टू होल्ड फर्म। यानी कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। यानी कि जो सत्याग्रह का जो आइडिया था वो बहुत जोर देता है किस चीज पर, सत्य की शक्ति पर, सत्य की शक्ति पर आधारित है सत्याग्रह का आइडिया। द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सत्य की खोज पर आधारित है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, if the causes were true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppression। यदि अगर आप सच्चे हैं, आपका स्ट्रगल सच्चा है, आप सही हैं, तो आपको किसी भी इनजस्टिस यानी कि अन्याय के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए किसी फिजिकल फोर्स की हाथ पैर के बल की कोई जरूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी फाइट टू ऑपरेशन, ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह था। सत्याग्रह मतलब नॉन वायलेंस, विद आउट टू फाइट द ऑपरेशन, बगैर किसी फाइट के हम ऑपरेशन से जीत सकते हैं सत्याग्रह लागू करके। विदाउट सीकिंग विजिलेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। बिना किसी गुस्से के और बिना किसी तोड़ फोड़ किए, कोई वायलेंस किए, हम बैटल को जीत सकते हैं नॉन वायलेंस के जरिए, सत्याग्रह के जरिए। ये महात्मा गांधी के विचार थे। मगर यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे, हाउ, कैसे जीत सकते हैं। तो यहां पर महात्मा गांधी बोलते हैं कि बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशन, हम उसको ये समझा दें, अगर हम अत्याचारी को ये समझा दें कि देख भाई तू गलत कर रहा है, ये जो कर रहा है ये तू गलत कर रहा है, तो वो अपने आप ही उस चीज को करना बंद कर देगा। महात्मा गांधी का ये कहना था, महात्मा गांधी जी का ये कहना था। तो पीपल इन इंक्लूडिंग द ऑपरेशन हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ, द यूज ऑफ वायलेंस। तो यहां पर यही चीज मैंने आपको बताई, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि इन पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशंस had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth, the use of violence। तो ये आपको मैंने बताया कि सत्याग्रह के बारे में आपको समझ में आया। महात्मा गांधी का सत्याग्रह की जो आइडिया था, ये सत्याग्रह की जो आइडियोलॉजी थी, ये क्या थी। इसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी ने सत्याग्रह से कहां पर मूवमेंट स्टार्ट किए, कहां पर किन किन मूवमेंट पर सत्याग्रह अपना लागू किया। महात्मा गांधी देखिए सत्याग्रह पर ही चले, नॉन वायलेंस पर ही वो अटल रहे। तो सबसे पहला मूवमेंट आपका था बिहार में, चंपारण में। चंपारण में मैं आपको बता चुका हूं, चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन
का मूवमेंट था। 1917 में ये मूवमेंट हुआ था। 1917 में यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन के पीजेंट्स जो थे, इंडिगो प्लांटेशन करने वाले जो पीजेंट थे, वो इनके विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि आप इंडिगो की खेती अब नहीं करेंगे। लेकिन इनकी जमीनें जो थी इंडिगो प्लांटेशन कर करके बंजर हो चुकी थी, अब उसमें कुछ उगाने लायक बचा नहीं था। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों से अपनी डिमांड करी कि बदले में हमें आप दीजिए, कुछ दीजिए, नहीं तो हम क्या खाएंगे। तो ये था आपका चंपारण मूवमेंट। तो यहां पर चंपारण मूवमेंट में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लागू किया, मतलब नॉन वायलेंस तरीके से चुपचाप हड़ताल में बैठ जाइए और आप कुछ मत करिए, अंग्रेजों को आपकी बात माननी ही पड़ेगी, अंग्रेजों को। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट मूवमेंट महात्मा गांधी ने किया खेड़ा, गुजरात में। खेड़ा मूवमेंट गुजरात में था। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा ऑफ गुजरात affected by crop failure and plague epidemic. The peasant of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि 1917 में आपका चंपारण मूवमेंट भी हुआ और 1917 में आपका खेड़ा मूवमेंट भी हुआ। अब खेड़ा मूवमेंट में क्या था कि खेड़ा मूवमेंट में पहली बात तो वो समय जो चल रहा था 1917 का, इस समय हमारे भारत देश में क्रॉप फेलियर हो गया था। इस समय हमारे भारत देश में क्रॉप फेलियर हो गया था, और क्रॉप फेलियर होने की वजह से हमारे भारत देश में फूड की शॉर्टेज हो गई थी। क्योंकि फूड शॉर्टेज एक तो इस वजह से भी हो गई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर जितना फूड था वो हमारे यहाँ से ले जा करके अपनी आर्मी को दे रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो वहां खत्म होता जा रहा था। इस वजह से और फूड शॉर्टेज हो गई। इसके बाद क्रॉप फेलियर भी हो गई। और दूसरी चीज, आप हमारे देश में एपिडेमिक आ गया, प्लेग आ गया, एक बीमारी आ गई, महामारी आ गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई, क्वारंटाइन में भी लोगों को रखना पड़ा। तो यहाँ पर पीजेंट कह रहे हैं, खेड़ा के पीजेंट कह रहे हैं कि हम रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, हम अंग्रेजों को रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, ये हमारी डिमांड है, हमें रिलैक्सेशन चाहिए रेवेन्यू में। तो इस यहाँ पर भी महात्मा गांधी, यहाँ पर भी खेड़ा गुजरात में खेड़ा मूवमेंट में जुड़ गए जाकर के। यहाँ पर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात करी महात्मा गांधी ने खेड़ा मूवमेंट में। तो यहाँ पर भी सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, खेड़ा गुजरात में मूवमेंट में यहाँ पर भी सत्याग्रह मूवमेंट चलाया उन्होंने। इसके बाद आपका आता है अहमदाबाद का मूवमेंट, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर। तो कॉटन मिल वर्कर का यहाँ पर क्या स्ट्राइक थी? कॉटन मिल वर्कर क्या चाहते थे? कॉटन मिल वर्कर चाहते थे कि उनके जो ऑनर थे, कॉटन मिल के जो ऑनर थे वो इंडियंस थे, और वो ऑनर अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे। अंग्रेजों से अंग्रेज जो थे उनसे ही टैक्स लेते थे, कॉटन मिल वर्कर से टैक्स लेते थे। ठीक है, तो अंग्रेज बहुत हाई रेवेन्यू, हाई टैक्सेस उनसे लेते थे। इसलिए कॉटन मिल जो ऑनर थे वो वर्कर्स को सैलरी टाइम पर नहीं दे रहे थे, सैलरी टाइम पर नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से यहां पर आपकी कॉटन मिल वर्कर्स की स्ट्राइक हुई। जहां पर भी महात्मा गांधी, यहां पर भी अहमदाबाद गुजरात में 1918 में आपकी कॉटन मिल वर्कर की हड़ताल हुई। यहां पर भी महात्मा गांधी जुड़ गए आकर के, उन्होंने यहां पर भी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो देखिए सत्याग्रह मूवमेंट तो बहुत तेजी से हो रहा था और महात्मा गांधी को तीनों जगह सक्सेस मिली, और इतना एक्सपीरियंस हो गया महात्मा गांधी को सत्याग्रह मूवमेंट से कि उन्होंने अब ये सोच ही लिया कि सत्याग्रह ही सबसे सही है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है और अंग्रेजों को हमारी बात भी माननी पड़ती है। और सत्याग्रह मूवमेंट से अंग्रेज भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि भाई लॉ के अकॉर्डिंग तो वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सत्याग्रह में होता क्या था, पीजेंट 1000 2000 पीजेंट, 500 पीजेंट या 600 पीजेंट या 1000 2000 वर्कर एक जगह स्ट्राइक पर बैठ जाते थे, सड़क पर बैठ गए, रेल की पटरी पर बैठ गए। अब उनको बैठ गए, उनको उठाया कैसे जाए? कोई वायलेंस तो वो कर नहीं रहे, तो अंग्रेज क्या कर सकते हैं उसमें? कोई लॉ एंड ऑर्डर तो वो तोड़ नहीं रहे, तो अंग्रेज उसमें क्या कर सकते हैं? इसलिए बहुत परेशान हो गए थे ब्रिटिशर्स इस सत्याग्रह मूवमेंट से। तो इसी सत्याग्रह मूवमेंट को, महात्मा गांधी के सत्याग्रह मूवमेंट को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया, एक्ट लागू किया, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट लागू किया सत्याग्रह मूवमेंट को खत्म करने के लिए। ये सत्याग्रह की जो आइडिया है ना, सत्याग्रह की जो आइडियोलॉजी महात्मा गांधी जी की, इसको ही खत्म कर दो, तो रॉलेट एक्ट बनाया। अब रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट बनाया, रॉलेट एक्ट एक तरीके का काला कानून था। रॉलेट एक्ट एक तरीके का काला कानून था।
व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, तो आप बताएंगे ए ब्लैक लॉ, काला कानून, passed through it gave the government enormous power to oppressor political activities and allow detention of political prisoners without trial of 2 year, without trial of 2 year, without trial of 2 year, without trial of 2 year। तो जो रॉलेट एक्ट था ये एक काला कानून था, एक तरीके का काला कानून था मेरे बच्चों, काला कानून, जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है किसी पॉलिटिकल लीडर द्वारा या किसी भी मास एजिटेशन द्वारा, तो हम उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे बगैर कोर्ट में मुकदमा सुनाए। तो ये रॉलेट एक्ट था। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने, फिर लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला भी गया, ऐसी बात नहीं डाला गया, तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक नया मूवमेंट चलाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में क्या था, यहां पर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में यह बात थी। अब यहां पर पहली चीज तो यह है कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आखिर है क्या। तो व्हाट वाज रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, यह महात्मा गांधी ने चलाया। रॉलेट एक्ट जो है, सिर्फ रॉलेट एक्ट वो अंग्रेजों ने लागू किया, और उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट चलाया वो था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो इसमें महात्मा गांधी वांटेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ एंड डिसाइडेड टू मेक हड़ताल अगेंस्ट दिस ऑन 6 अप्रैल 1919 पीसफुली। तो महात्मा गांधी ने यहां पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ यह सत्याग्रह लागू किया जिसका नाम रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था। इसमें महात्मा गांधी ने एक नॉन वायलेंट तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ, एक अन्यायपूर्ण कानून के लिए, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि 6 अप्रैल 1990 को हम सब लोग पीसफुली एक हड़ताल करेंगे जो ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ होगी, अगेंस्ट होगी। तो ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी ने चलाया, और एक रॉलेट एक्ट है जो अंग्रेजों ने लागू किया। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू काम डाउन ऑन नेशनलिस्ट। तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि ये जो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया है इसको हम किसी तरह से काम डाउन करें, इसको खत्म करें, इसको शांत करें। ये सत्याग्रह जो है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, इसको शांत करने की कोशिश करी अंग्रेजों ने। लोकल लीडर वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। लोकल लीडर, जो अमृतसर के लोकल लीडर थे, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया इसको शांत करने के लिए। रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग टू दिल्ली। महात्मा गांधी जी को दिल्ली जाने से मना कर दिया रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग। On 10 April, the police in Amritsar fired a peacefully procession, provoking attack on bank, post and railway stations. और 10 अप्रैल को जब लोग अमृतसर में हड़ताल पर आराम से बैठे हुए थे, जो 6 अप्रैल की हड़ताल थी, वहां पर जानबूझकर ब्रिटिशर्स ने ओपनली फायर कर दी, जिससे उनको ये लगा कि ये हमें मारने आ रहे हैं, गोली मारने आ रहे हैं। और वो जो हड़ताल पर जो लोग बैठे थे वो अचानक वायलेंट हो गए, और वायलेंट होने की वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन सब में तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय करना उसको स्टार्ट कर दिया। तो ये वायलेंस पैदा हो गया जो महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस तरीके से सत्याग्रह चलाना चाह रहे थे, इन्होंने वायलेंस कर दिया। वो भी किसकी वजह से, ब्रिटिशर्स ने ओपनली फायर कर दिया था। एक ओपनली फायर करने की वजह से वो लोग घबरा गए, उन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटिशर्स को एक मोटिव चाहिए था कि किसी तरह ये लोग वायलेंस करें, और वायलेंस करें तो हम एक नया कानून लागू करें इस पर। तो वायलेंस तो इन्होंने अब कर दिया, मोटिव तो उनको मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई इन लोगों को। तो ब्रिटिशर्स ने फिर इसी वायलेंस को देख करके एक मार्शल लॉ लागू किया। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। तो मार्शल लॉ यहां पर लागू हुआ और जनरल डायर को यहां पर उसकी कमांड सौंप दी कि जनरल डायर इसके हेड थे मार्शल लॉ के। अब मार्शल लॉ तो लागू हो चुका है, रॉलेट एक्ट भी चल रहा है, मार्शल लॉ भी लागू हो चुका है।
तो इसी इंसिडेंट की वजह से मार्शल लॉ जो है लागू हुआ था। तो इस मार्शल लॉ से आपके विलेजर्स अनअवेयर थे, जो गांव में कंट्री साइड में रहने वाले लोग थे वो अनअवेयर थे, उनको मार्शल लॉ के बारे में और रॉलेट एक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो अभी यहां पर क्या आता है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट इसी बीच हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट देखिए कैसा है कि ऑन 13 अप्रैल इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में, अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक इंसिडेंट होता है कि जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था उस समय। जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा था। बैसाखी पंजाबियों का एक त्योहार होता है, एनुअल फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। तो वहां पर सब मेला देखने आए थे जलियांवाला बाग में बैसाखी का, और वहां पर कुछ पॉलिटिकल लीडर भी आ गए थे और कुछ मेला देखने लोग आए थे, विलेजर्स भी आए थे, पीजेंट भी आए थे, सब लोग थे, सब अमृतसर में, अमृतसर की बात हो रही है। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग में क्या था, चारों तरफ से दीवारें थी और मात्र एग्जिट और एंटर करने के लिए एक ही गेट था। मतलब आप एंटर करेंगे तो उसमें एक ही गेट था और एग्जिट करेंगे उसके लिए एक ही गेट था। तो उस गेट को जनरल डायर ने बंद करवा दिया अंदर आकर के, और कहा कि ओपनली फायर करिए। अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर को बोला कि ओपनली फायर करिए। तो इसमें ओपनली फायर करने में बहुत से लोगों की जानें गई, बहुत सी लोगों की जानें गई ओपनली फायर में। और जलियांवाला बाग में एक कुआं भी बना था जिसमें वो लोग कुएं में कूदने लगे, तो एक के ऊपर एक कूद करके खुद ही मर गए, कुएं में गोली के बगैर ही मर गए। जो लोग गोली से डर रहे थे वो कुएं में कूद के मर गए। तो ये बहुत बड़ा एक जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट जो था, इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और बहुत ज्यादा जनता, देश की जनता बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई। मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ हैड बीन इम्पोज्ड। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि बहुत से विलेजर्स जो थे वो अनअवेयर थे मार्शल लॉ से जो इम्पोज किया गया था। अब इसका कंसिक्वेंस क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड आफ्टरमथ, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड आफ्टरमथ। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड आफ्टरमथ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट आफ्टरमथ। तो क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। लोग सड़कों पर उतर आए, मेरे बच्चों, लोग सड़कों पर उतर आए, ठीक है, लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो अंग्रेजों की थी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे, इन सब पर तोड़फोड़ करने लगे। देयर वर स्ट्राइक क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर अगला पॉइंट आपका ये कहता है कि तो इन्होंने ऐसा करा, जो इंडियंस ने ऐसे तोड़फोड़ करी, तो ब्रिटिशर्स ने, गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड देखिए क्या किया था। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूचुअल रिप्रेशन। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूचुअल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया हमारी देश की जनता को, ब्रूचुअल रिप्रेशन किया देश की जनता का, इसको दबाने के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया और टेरराइज तरीके से, एक आतंकवादी तरीके से जनता को रिप्रेस किया, दबाया इसको। इस जो ये एग्रेसिव हो गई थी देश की जनता, इसको इस तरीके से टेरराइज तरीके से, टेररिस्ट की तरीके से ब्रिटिशर्स ने इसको रिप्रेस किया, सप्रेस किया। Seeing violence spread, महात्मा गांधी called off the movement। अब महात्मा गांधी ने जब देश की जनता का ये वायलेंस देखा तो उन्होंने अपना मूवमेंट जो चला रहे थे वो सत्याग्रह वाला, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह वाला, उसको वापस बुला लिया, उसको वापस ले लिया। कह रहे थे कि अब मैं मूवमेंट नहीं करूंगा, ये मूवमेंट नहीं करूंगा, देश की जनता इसी तरह वायलेंस करती रहेगी तो मैं कोई मूवमेंट नहीं करूंगा, कोई सत्याग्रह मूवमेंट नहीं करूंगा। तो इस तरीके से कॉल्ड ऑफ कर लिया महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट। जनरल डायर फायर्ड ओपन मासेस इन जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने ओपनली फायर करवाया था जलियांवाला बाग में, ये आपको पता ही है। इसके बाद अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट जो था, तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह वाज लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन।
सबसे बड़ी कमी जो थी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की, महात्मा गांधी ने जो लागू किया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो वो सिर्फ सिटीज में और टाउन में ही था, विलेजेस में, कंट्री साइड में नहीं फैल पाया। ये सबसे बड़ी कमी थी, इसलिए वो ठीक से लागू भी नहीं हो पाया। महात्मा गांधी was now felt the need to launch a more broad based movement। तो इसलिए महात्मा गांधी ने अब ये सोचा कि हमें एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट करने की जरूरत है, जो पूरे भारत देश में हो, जो पूरे भारत देश में लागू हो, जो पूरे भारत देश में फैले और पूरे भारत देश के लोग मिलकर के इस मूवमेंट को करें। तो लेकिन मगर इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसको करने में प्रॉब्लम क्या थी? No such movement could be organized without bring the Hindu and Muslim closer together। तो महात्मा गांधी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक हिंदू और मुसलमान को एक नहीं किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम को एक नहीं किया जाएगा, तब तक हम ऐसा मूवमेंट कभी नहीं कर सकते। तो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये था कि हिंदू मुस्लिम को कैसे एक किया जाए। तो हिंदू मुस्लिम को एक करने का वहां पर एक हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी महात्मा गांधी जी के पास, वो था खिलाफत इशू। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी महात्मा गांधी जी के पास हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए, वो था खिलाफत इशू। खिलाफत इशू। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड on the Ottoman emperor, the spiritual of the Islamic world, the Khalifa। तो यहां पर खिलाफत इशू क्या है? देखिए, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिस समय चल रहा था, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन दो कंट्री के बीच हुआ? ब्रिटेन और जर्मनी। ब्रिटेन को हम एलाइड पावर कहते हैं, जर्मनी को हम सेंटर पावर कहते हैं। तो जर्मनी के साथ कौन शामिल था? ऑटोमन टर्की जर्मनी के साथ था, और आपका ब्रिटेन के साथ अलग ये अमेरिका वगैरह थे। तो यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हैड एंडेड विद द डिफीट ऑटोमन। जब जर्मनी हार गया, ब्रिटेन से जर्मनी जब हार गया, तो जाहिर सी बात है ऑटोमन टर्की भी हार गया। अब जब जो लोग हार जाते हैं, तो जो जीतने वाला जो होता है वो उस पर एक ट्रीटी साइन करवाता है, जिसे हम हार्श पीस ट्रीटी कहते हैं। मतलब अपनी बात मनवा लेना, जैसा वो चाहेगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। और हार्श पीस ट्रीटी साइन करवाना चाह रहा था ब्रिटेन। एक ऐसी र्यूमर फैली, एक ऐसी अफवाह फैली कि हार्श पीस ट्रीटी साइन करवाएगा ब्रिटेन, जर्मनी से भी और ऑटोमन एम्पायर से भी। और हार्श पीस ट्रीटी साइन करवाने का मतलब ये है कि खलीफा फिर ब्रिटेन के अंडर में हो जाएगा, जो इस्लामिक हेड है, या हो सकता है खलीफा को ब्रिटेन वाले हटा भी दें, पद से निकाल भी दें। ये भी सारी चीजें थी। तो इस वजह से जितने भी भारत देश के मुस्लिम्स थे और पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स थे, वो बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि खलीफा जो था ऑटोमन एम्पायर का, वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स का लीडर था, हेड था, स्पिरिचुअल हेड था। मतलब स्पिरिचुअल हेड जिसे कहा जाता है वो था खलीफा ऑटोमन टर्की का। तो यहां पर ये जो खिलाफत वाला आपका इशू है, इसका मोटिव बना करके महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखी कि हिंदू मुस्लिम को एक करने का ये एक बहुत अच्छा अवसर है हमारे पास। तो यहां पर खिलाफत इशू में क्या है कि ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। देखिए, भारत देश में जो हमारे मुस्लिम यंग जनरेशन थी, मुस्लिम्स की जो यंग जनरेशन थी, उनकी वो किन की बात मानते थे? मोहम्मद अली और शौकत अली की बात मानते थे। बिगन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी ने सोचा कि हम सब हिंदू मुस्लिम जब एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, यूनिफाइड हो जाएंगे, तो हमें नेशनल मूवमेंट करने में और अच्छा रहेगा, आसानी होगी। तो यहां पर कलकत्ता में सेशन होता है, कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस in September 1920, he convinced other leader of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj। तो कलकत्ता में एक सेशन होता है कांग्रेस का सितंबर 1920 में। उसमें समझाया जाता है, कन्विंस किया जाता है मोहम्मद अली और शौकत अली को, दोनों लीडर्स को, कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, तो ताकि हम नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर सकें, ये जो पूरा ब्रॉड बेस्ड होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा, कंट्री साइड में भी फैलेगा।
तो हिंदू मुस्लिम को एक करना बहुत जरूरी था इस मूवमेंट के लिए, इसलिए महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम्स को एक किया खिलाफत इशू से लेकर के, खिलाफत मूवमेंट के द्वारा। तो यहां पर वाई नॉन कॉपरेशन, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन ही क्यों? तो गांधी आइडिया इन द हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी 1909 में। तो उसमें यह कहा गया है कि जो नॉन कॉपरेशन है, महात्मा गांधी ने अपने विचार उसमें लिखे। तो उन्होंने लिखा कि डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। तो महात्मा गांधी ने यह साफ साफ कह दिया कि अगर भारत देश में अंग्रेजों का शासन है तो वो इंडियंस के सपोर्ट से है, इंडियंस के कॉपरेशन से है। अगर हम लोग उनका साथ छोड़ दें, ब्रिटिशर्स का, उनको हम कॉपरेट ना करें, तो ब्रिटिशर्स 1 साल के अंदर भारत देश छोड़ करके चले जाएंगे। If Indian refused to cooperate, British rule in India could collapse within a year and Swaraj would come। तो वही चीज मैंने आपको बताई, वही चीज इसमें लिखी गई इस पॉइंट में। नॉन कॉपरेशन वाज एसेंशियल, नॉन कॉपरेशन वाज एसेंशियल, क्या नॉन कॉपरेशन जरूरी था? तो हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? एक तो नॉन कॉपरेशन वाज एसेंशियल, क्या नॉन कॉपरेशन जरूरी था या है? और यहां पर दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। देखिए, नॉन कॉपरेशन एक विचार है, एक धारणा है, इस विचार को आप मूवमेंट में कैसे चेंज करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये, नॉन कॉपरेशन एक विचार है आपके दिमाग में जो उभरा है, इस विचारधारा को आप मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो नॉन कॉपरेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों अलग अलग टर्म है। तो मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, मूवमेंट जो था हमारा वो अनफोल्ड इन स्टेजेस में था। It should begin with the surrender of titles that government awarded and a boycott of civil services, army, police, court and legislative council, schools and foreign goods। तो महात्मा गांधी ने साफ साफ कह दिया था, अगर हम अंग्रेजों के दिए हुए टाइटल, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आपका नाइटहुड का टाइटल मिला था, तो उन्होंने ये छोड़ दिया, नाइटहुड टाइटल उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड में आप इतने लोगों को मार रहे हैं और इधर आप हमें सम्मानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार करके हमें सम्मान दे रहे हैं, हमें ये टाइटल नहीं चाहिए। तो उन्होंने तो वापस कर दिया था नाइटहुड का टाइटल। तो गवर्नमेंट अवॉर्डेड बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज आप सब लोग इंडियंस जो हैं वो बाइकॉट कर दें, आर्मी बाइकॉट कर दें, आर्मी की नौकरी बाइकॉट कर दें, पुलिस की नौकरी बाइकॉट कर दें, कोर्ट से लॉयर अपना बाइकॉट कर लें, प्रैक्टिस ना करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकआउट कर देना चाहिए, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स को भी हम बाइकआउट कर दें। तो ये सब महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन था। इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड लॉन्च। इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? रिप्रेशन स्टार्ट करेगी, गवर्नमेंट खत्म करने की, दबाने की कोशिश करेगी जो आप यहां पर हर चीज बाइकआउट कर रहे हैं। तो यहां पर फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन हमें लॉन्च करना है। महात्मा गांधी ने यह बात साफ साफ कह दी कि देखिए ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा, हमें फुल सिविल डिसोबीडियंस यहां पर कैंपेन लॉन्च करना है पूरी तरीके से, पूरे भारत देश में हर चीज, अंग्रेजों की बनाई हुई हर चीज हमें बाइकआउट करनी है। यहां पर चैलेंजेस क्या क्या थे इस चीज के लिए? मैनी विद इन द कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू बाइकआउट काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। तो सारी चीजें तो हम बाइकआउट कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जिन्हें बाइकआउट करना मुश्किल हो रहा था। अलग अलग प्रोविंसेस के लोग, अलग अलग राज्य के लोग कह रहे थे कि हम काउंसिल ऑफ इलेक्शन नहीं बाइकआउट करेंगे, उससे हमें पावर मिलती है। भाई काउंसिल ऑफ इलेक्शन क्या था? अंग्रेजों ने इलेक्शन की प्रक्रिया यहां पर लागू कर दी थी, अब जनता को भी पावर देने लगे थे, इंडियंस को भी पावर देने लगे थे। काउंसिल ऑफ इलेक्शन के जरिए इलेक्शन होते थे, उसमें लीडर अपना हम चुन सकते हैं। तो यहां पर काउंसिल ऑफ इलेक्शन की जो बात थी उसको मना कर दिया, उसको बाइकआउट करने से मना कर दिया। तो गांधी जी ने इसमें भी समझाया लोगों को, प्रोविंसेस में लोगों को, लीडर को समझाया कि देखिए अगर आप काउंसिल ऑफ इलेक्शन बाइकआउट नहीं करेंगे, मान लीजिए आप काउंसिल ऑफ इलेक्शन में लीडर बन भी गए, आप जीत भी गए, तब भी आप रहेंगे तो ब्रिटिश के अंडर में ही ना, तो ऐसा जीतने का फायदा क्या? तो उनके बात समझ में आई और उन्होंने कहा ठीक है चलिए हम काउंसिल ऑफ इलेक्शन भी बाइकआउट करते हैं। तो काउंसिल ऑफ इलेक्शन को भी बाइकआउट कर दिया गया। इसके बाद आफ्टर द intense tussle with the Congress, finally at the Congress session,
तो मैं ये बता रहा था आपको कि आफ्टर द इंटेंस टसल विद द कांग्रेस फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920। तो नागपुर में दिसंबर 1920 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया और भारत देश में लागू भी कर दिया गया। अब यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज एडॉप्टेड। A compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted 1920 कांग्रेस सेशन। सबसे पहले प्रपोज्ड कब हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रपोज कब हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एनसीएम भी आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। सितंबर 1920 कलकत्ता में इसको हमने, इस आइडिया को हमने प्रपोज्ड किया था और एक्सेप्ट हमने किया है एनसीएम को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को दिसंबर 1920 नागपुर में। तो प्रपोज्ड हुआ कलकत्ता में, एक्सेप्ट हुआ नागपुर में, ठीक है। अब यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के डिफरेंट स्टैंड क्या थे? डिफरेंट स्टैंड विद द मूवमेंट। देखिए हेडिंग डालिए आप, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट, इन दोनों को मिलकर के जो हमने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हमने अभी चला रहे हैं यहां पर, ये स्टार्ट कब हो गया है? दिसंबर 1920 नागपुर में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, वहां तब से ये लागू हो गया। तब शुरुआत हुई इसकी बिगन इन जनवरी 1921। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत जनवरी में हुई 1921 में। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। बहुत से सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। सबके अपने अलग अलग एस्पिरेशन थे अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ऑल ऑफ देम रेस्पॉन्ड टू कॉल ऑफ स्वराज बट द टर्म मीन्ड डिफरेंट थिंग डिफरेंट पीपल। तो सभी लोग ये चाहते थे कि स्वराज आए भारत देश में, हमारा राज हो, स्वयं का राज हो, इंडियंस का राज हो। लेकिन इस चीज को पाने के लिए जनता के स्टैंड्स जो थे, थिंकिंग जो थी, मतलब रास्ता जो था वो सबका अलग अलग था। एम सबका एक ही था लेकिन रास्ते सबके अलग अलग थे, मांगे सबकी अलग अलग थी। तो यहां पर ये चीजें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं ये मूवमेंट जो था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, वो टाउन में कैसे हुआ। देखिए टाउन पर बहुत एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन में कैसे हुआ, टाउन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से बन सकता है आपका। तो देखिए टाउन में कैसे हुआ। टाउन और सिटीज दोनों एक ही चीजें हैं, तो आप इसमें ये मत समझिएगा सिटीज में और टाउन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ। टाउन और सिटीज में मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। टाउन और सिटीज में मिडिल क्लास का मिडिल क्लास पीपल का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेज, हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइंड। हजारों बच्चों ने अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए गवर्नमेंट स्कूल, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, पढ़ना छोड़ दिया। जो पढ़ाने वाले वहां के हेडमास्टर्स टीचर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। लॉयर गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। लॉयर गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो वकील थे हमारे उन्होंने गवर्नमेंट कोर्ट छोड़ दी, अपनी लीगल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दी। द काउंसिल इलेक्शन वर बाइकॉट इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। द काउंसिल ऑफ इलेक्शन वर बाइकॉट इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। द काउंसिल ऑफ इलेक्शन जो था, महात्मा गांधी ने सारे प्रोविंसेस को समझा दिया कि आप काउंसिल ऑफ इलेक्शन को भी बाइकआउट कर दीजिए, अच्छा रहेगा, कोई फायदा नहीं काउंसिल ऑफ इलेक्शन में रहने से। तो लेकिन मद्रास एक ऐसी जगह थी जहां पर काउंसिल ऑफ इलेक्शन बाइकआउट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए मैं बताता हूं आपको क्योंकि मद्रास में आपका काउंसिल ऑफ इलेक्शन बाइकआउट क्यों नहीं हो पाया। देखिए मद्रास में जस्टिस पार्टी थी, काउंसिल ऑफ इलेक्शन की जो पार्टी थी वो जस्टिस पार्टी थी। जस्टिस पार्टी रिफ्यूज्ड टू बाइकआउट द इलेक्शन। व्हाई, क्यों? देखिए जस्टिस पार्टी जो थी ना आपकी, वो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, नॉन ब्राह्मण। इसमें ब्राह्मण नहीं थे जस्टिस पार्टी, इसमें SC ST OBC वर्ग के लोग थे
और यहां पर जस्टिस पार्टी ये चाहती थी कि शुरू से ही हमारा भारत देश कास्ट सिस्टम बेस्ड रहा है और ब्राह्मण शुरू से ही ऊंचे दर्जे पर रहे, हमें हमेशा नीचे रखा है। एक अच्छा मौका मिला है जस्टिस पार्टी में होकर के हमें ऊंचाई पर बैठने का, ऊंचे पद पर बैठने का, रूल करने का, और ये भी हम गवा दें। तो इस वजह से जो जस्टिस पार्टी के लोग थे वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, बायकॉट करने से मना कर दिया था काउंसिल ऑफ इलेक्शन को। तो मद्रास में ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में भी आपसे पूछा जा सकता है मद्रास में कि मद्रास में, सिर्फ मद्रास में ही मना किया था, बायकॉट किया नहीं किया था काउंसिल ऑफ इलेक्शन को आपके। इसके बाद अगर हम बात करें तो मूवमेंट इन टाउन की अगर हम बात करें तो द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। द इफेक्ट ऑफ, देखिए लिख लीजिए आप लोग, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। तो यहां पर जो इफेक्ट थे नॉन कॉपरेशन के इकोनॉमिक फ्रंट के बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक थे। जिसमें इकोनॉमिक फ्रंट्स में क्या इफेक्ट पड़ा नॉन कॉपरेशन का, तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए, लिखिए, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई चीजें थी, जो फॉरेन से जो चीजें आ रही थी ब्रिटेन से, उनको हम नहीं खरीदेंगे, उनको हम नहीं यूज करेंगे, उनको बाइकआउट करो। लिकर शॉप वर पिकेटेड, लिकर शॉप सारी बंद करवा दी, लिकर शॉप शराब बेचना बंद कर दी इंडियंस ने। फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बोन फायर, जो फॉरेन से कपड़े आते थे जिन्हें लोग खरीदते थे, इंडियंस खरीदते थे, उनको बहुत सड़कों पर ले जाकर जला दिया। घर से निकाले कपड़े, अपने सारे कपड़े निकाले लोगों ने घर से जो अंग्रेजों के बनाए हुए थे, और उनको जाकर के सड़कों पर जला दिया। द इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हार्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। जो इंपोर्ट था, फॉरेन क्लॉथ्स का जो इंपोर्ट था, साल में 100 करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता था फॉरेन क्लॉथ्स का, वो आधा हो गया, 50 करोड़ हो गया। इससे क्या हुआ कि मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो मर्चेंट और ट्रेडर्स ने आपका फॉरेन गुड्स को ट्रेड करना, फाइनेंस करना भी बंद कर दिया। पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लॉथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस। देश की जनता ने इंपोर्टेड क्लॉथ्स को पहनना बंद कर दिया और इंडियंस कपड़ों को ही वो पहनना चाहते थे, पहनते थे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप। इससे क्या हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो थी उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनका प्रोडक्शन जो था, इंडियंस कपड़ों का प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हम यहां बात करते हैं द मूवमेंट इन टाउन के लिमिटेशन के बारे में। देखिए लिमिटेशन क्या क्या थी, अब इसकी कमियां क्या क्या थी जो ये पूरी तरह से सही से नहीं हो पाया टाउन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सबसे पहली कमी थी, आप लोग लिख लीजिएगा, खादी क्लॉथ वाज ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। तो खादी क्लॉथ्स जो थी बहुत ज्यादा महंगी मिलती थी, खादी क्लॉथ बहुत ज्यादा महंगी मिलती थी, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स कपड़े बना करके बेचते थे हमारे देश में वो बहुत सस्ते थे, क्योंकि वो इंडस्ट्री से बनकर आते थे, फैक्ट्रियों से बनकर आते थे। तो खादी क्लॉथ को खरीदना एक पुअर पीपल के बस की बात नहीं थी, आम जनता के बस की बात नहीं थी। बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पास्ट ए प्रॉब्लम। तो खादी क्रॉप जो है खादी जो आपका क्लॉथ है इसको नहीं पहन पाए हम लोग, फिर से इंडियंस ने अपने अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े ही पहनना स्टार्ट कर दिए। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, कमी थी, क्योंकि खादी जो था बहुत एक्सपेंसिव था और महात्मा गांधी कह रहे थे कि खादी पहनिए। बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। अब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन हमने बाइकॉट तो कर दिया है, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कहां, और हेडमास्टर टीचर्स जो सैलरी जिनको मिल रही थी अच्छी खासी पढ़ाने की, वो अब क्या करेंगे, उनके लिए दिक्कत हो गई। तो सैलरी मेन है, बस सैलरी से सब कुछ आना है। तो स्टूडेंट ने पढ़ाई करने के लिए और हेडमास्टर्स ने सैलरी के लिए फिर से अपना ब्रिटिश का, गवर्नमेंट का, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया दोबारा फिर से।
वकीलों ने फिर से गवर्नमेंट कोर्ट ज्वाइन कर ली, प्रैक्टिस कहां करेंगे? तो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। ये सारी चीजें थी। दीज वर स्लो टू कम अप, सो स्टूडेंट एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर ज्वाइंड बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट। तो फिर से वकीलों ने कोर्ट ज्वाइन कर ली, स्टूडेंट ने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिए। तो इस तरीके से इसकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट